रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन किया है, उनके सामने अगर ये कुछ बातें रख पाता जाए, इसके बाद सुन सकते हैं, तो इस बातों को वो गौर शायद करें। मौका देख के शायद उन्होंने भी चौका लगा दिया और वो भी निकल गए यहाँ से। चलो वो अभी उसके बाद ये सुनेंगे तो फिर उनको भी चलेगा पता कि जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर की पब्लिक क्या चाहती है। जैसे कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कहा कि ह्यूमन राइट, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारे डेली वेजर्स हो, चाहे हमारे और भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की और भी कोई मसले मिसाइल को लेके मानव अधिकार के लिए हम लोग जो काम करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसी को देखते हुए हमें जम्मू कश्मीर के अंदर काफी आवाज उठाई है हर एक मसले मिसाइल को लेके, लेकिन मजबूर हुए हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाज को जंतर मंतर पे लाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाज जम्मू कश्मीर के अंदर ही दबी जाती है। और ह्यूमन राइट वायलेशन जम्मू कश्मीर में बहुत ही बड़े पैमाने पे है हर एक तरीके से। और हमारे जो बीजेपी के कुछ लीडर अभी जो कहते हैं कि हमने टीम बनाई जिसमें श्यामलाल जी पीएचई के मंत्री रहे हैं और श्यामलाल चौधरी जी वो भी पीएचई और इरिगेशन के मंत्री रहे हैं। मुझे बताइए, आपको आज टीम गठित करने की सूची, पहले आप कहां थे? पहले आपको नहीं पड़ी थी कि हमारा जम्मू कश्मीर जब 2014 में आपकी सरकार आई, तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो हमारे बेसिक्स चीजें हैं, जैसे कि हमारे कश्मीरी पंडित जो बेचारे काफी देर से वहां से डिस्प्लेस होकर जम्मू कश्मीर में जम्मू में है, और हमारे डेली विजिटर्स हर एक डिपार्टमेंट के, उनके साथ जो आज तक अत्याचार हो रहा है। आज आप हफ्ता पहले एक डेली विजिटर सुसाइड किया, एक नहीं काफी ने किया हुआ है। मुझे बताइए, जब डेली विजिटर्स को सुसाइड करता है, जहां करंट की वजह से मरता है, तो उनके घर पे ये लीडर क्यों नहीं जाते? इनको तब जाना है जब इनको वोट लेना हो, पहले क्यों नहीं उनके पास पहुंचते, उनका तक दुख दर्द बहुत अच्छा सवाल सनी जी, बहुत अच्छा। देखिए हरमीत जी, स्टेट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। इस पर रुझान जो है मैं रवि हंस जी का भी जरूर चाहूंगा, इस पर रुझान जो है मैं रवि हंस जी का भी जरूर चाहूंगा। हमारे साथ रूबन सप्रू जी भी जुड़े हुए हैं। मैं रूबन सप्रू जी से एक छोटा सा सवाल करके जो है मैं रवि हंस जी की तरफ मुड़ना चाहूंगा। रूबन जी, जितनी बातें हमने डिप्टी सीएम जो रह चुके पिछले निर्मल सिंह जी से हैं बातचीत की है, क्या लग रहा है कि ये जो कमेटी जो बनाई गई है, इस भाजपा की कमेटी का कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई असर होने वाला है, या फिर जिस तरह रवि हंस जी कह रहे हैं कि डेली वेजर्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, टालने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जितने दूर इलेक्शन के रास्ते तक जहां तक खींचा जा सके वहां तक जो है उस रास्ते तक ले जाने की कोशिश ऐसी कमेटियों के दौरान की जा रही है? देखो, जो मेरा व्यू पॉइंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 12 अक्टूबर को जब माननीय रविंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष हमारे प्रोटेस्ट में आए, तो हमने डिमांड की थी वहां के आप एक कमेटी जो है उसका गठन किए कॉन्स्टिट्यूट। उन्होंने 18 अक्टूबर को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की है, हमारी बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद 20 को कमेटी मिली है और 21 को कमेटी ने पूरे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज को मौका दिया कि अपनी बात रखने का। हमने बात रखी 21 अक्टूबर को हमने उनके पास बात रखी है, पूरा मतलब हमें बात करने का मौका मिला। अध्यक्षता डॉक्टर निर्मल सिंह जी कर रहे थे उस कमेटी के। तो उसके बाद इमीडिएटली जो कमेटी है उन्होंने लीव किया है कश्मीर। हमने भी उस चीज को फॉलोअप किया, वो ड्यूकम साहब से भी वहां कश्मीर में मिले और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, लेकिन जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद वो बात वहां पर नहीं बनी है, और कमेटी का यही कहना है कि अब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को अप्रोच करेंगे। अब हम उसी बात का इंतजार करते हैं, उसी टाइम का इंतजार करते हैं कि ये जो कमेटी है ये एलजी साहब से मिले और हमारी बात जो है वो वहां उसके पास रखे। कमेटी ने ये भी कहा कि अगर हमें लगता है कि वहां भी हमें जो आपका जो इश्यू है उसको एड्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर हम उम्मीद है, क्योंकि गवर्नर हाउस का घेराव भी आप लोगों ने जम्मू में किया, क्या उम्मीद है कि जो तनख्वाहें बंद की गई हैं वो जल्द से जल्द जो है वो रिलीज हो पाएंगी? देखो, सबसे बड़ा विषय यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को रोल करना चाहे था, उसका रोल था कि एम्प्लॉयज को सिक्योर करना था, मगर वो पिछले 12 साल से कंप्लीटली और मिजरेबली फेल हो गए एम्प्लॉयज के इश्यूज को एड्रेस करने में। फिर भी हमने बियर किया, लेकिन जब किलिंग्स का सिलसिला हुआ और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक एडमेंट अप्रोच है, रेजिस्टिंग और सिटिव अप्रोच जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, मुझे लगता है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट एम्प्लॉयज के बीच में जो है बिल्ड करना था, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के बीच में, वो उन्होंने नहीं किया। और इंस्टीड के वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, और उन्होंने क्या रोल किया, उन्होंने एक एंटी रोल किया। उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयज की सैलरीज को बंद किया, और इतना ही नहीं, उसके बाद जो हम डेली देखते हैं ऑर्डर जो है
जिन ऑर्डर्स में एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है कि आपको ड्यूटी पर आना है या आपके लीव जो है उनको एंटर किए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अनऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड एब्सेंट बिल्कुल जिनको बोला जा रहा है कि अनऑथोराइज्ड बिल्कुल, एब्सेंट है। एक तरफ हम गोली का शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रेशर टैक्सेस है इसका शिकार हो रहे हैं। हमारा फॉल्ट क्या है? हमारा तो फॉल्ट नहीं है ना इसमें। देखो हम वहां नौकरी करने के लिए गए हैं, जान देने के लिए थोड़ी गए हैं। हमें बार बार ये कहा जाता है कि आपने बॉन्ड लिख कर दिया, आपने बॉन्ड, भाई आपको समझिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और दूसरी बात में है कि जब हमने बॉन्ड लिखकर दिया, हमने तो अपनी जान को लिखकर नहीं ना दिया। जब मेरी जान जिंदा है तो तभी मेरी एम्प्लॉयमेंट है ना, जब मेरी जान नहीं गई तो एम्प्लॉयमेंट किसको? बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल राजा जी, इसी पर ये जो उम्मीद करेंगे कि जो कमेटी जो बनाई गई है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है बात पहुंचा पाए या नहीं पहुंचाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन ये असर जरूर रहेगा कि अगर ये रिपोर्ट भाजपा के जो मंत्री लोग जो यहाँ पर जो इस कमेटी को अध्यक्षता में कर रहे हैं और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं जिन्होंने आपके साथ आगे वादे किए कि आपकी तनख्वाहें रिलीज की जाएंगी, अगर ये चीजें नहीं हो पाई तो वो इस कमेटी को हायर बेंच पे सेंटर तक, केंद्र सरकार तक पहुंचा सके ताकि वो आपकी तरफ से कोई ईमानदारी से जो है उस पर कुछ फैसला जो ला सके। रवि हंस जी, मैं आपसे ये सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या कभी अफसोस होता है कि जब घाटी पे कभी गोली चलती है, किसी कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती है या किसी नॉन लोकल की हत्या हो जाती है, तो जब कई बार हम एलजी गवर्नर जो है वो भी वहां पर पहुंचते हैं, भाजपा के नेता भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जब किसी डेली वेजर के घर की तनख्वाह नहीं आती है या किसी डेली वेजर के सदस्य, आपकी फैमिली का डेली वेजर का कोई सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वहां पर नेशनल मीडिया नहीं पहुंच पाती, वहां पर एलजी साहब नहीं पहुंच पाते, वहां पर भाजपा का कोई भी नेता नहीं पहुंच पाता, क्या इस चीज का मलाल रहा है? आपको इस चीज का कोई मलाल रहा है इस चीज का? देखिए हरमीत जी, पहले मैं अपनी पहले वाली बात ही पूरी करूंगा। जैसे मैं डाटा की बात कर रहा था, तो जी। डाटा जो 2014 में फाइनल हुआ था वो था 61,011 ऑल डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 30 सितंबर को ये डाटा फाइनल हुआ, 24 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और पहली मार्च को सरकार बनी और 17 मार्च को बैन लग गया, कंप्लीट बैन लग गया कि आज के बाद डेली वेजर कोई एंगेज नहीं होगा। फिर ये डाटा जो 1 लाख पार गया, ये डाटा कहां से आया? एक चीज तो ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ये, क्योंकि कई बार भाषणों में सुना है कि ये 1 लाख का डेली वेजर है। ये कहां से 1 लाख डेली वेजर जुड़ गए? ये दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि ऑथेंटिक डेली वेजर जो कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दिया हुआ है, भाई अगर मान लो आपने लगाए भी हैं, हमें कोई एतराज नहीं अगर आपने किसी को एंगेज किया है 2014 के बाद, लेकिन जो 2014 से पहले लगा है उसके आज 8 साल हो गए, जो 94 को लगा उसके आज 28 साल हो गए। आप वेट कर रहे हो 14 के बाद जो लगा है उसका वेट कर रहे हो कि आप उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो 28 साल से सर्विस दे रहा है वो बेचारा रिटायरमेंट होकर जा रहा है 30 को, आपको उसका फिक्र नहीं है। लेकिन आपको उसका जरूर फिक्र है जो 2014 के बाद डिपार्टमेंट में आया, जिसको अभी 8 साल हुए, अभी 30 साल उसके पास सर्विस बाकी है, लेकिन जिसके पास 1 महीना 2 महीने 4 महीने बचे हैं उसकी आपको चिंता नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं कमेटी हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं बनाई गई। आपका ये कहना है कि जो इस समय रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हुए हैं जो डेली वेजर, उनका डाटा एक्सेप्ट उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए बातचीत नहीं की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर डाटा इकट्ठा क्या करना है, 61,011 की फाइनल फिगर है और कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अप्रूवल हुई है, लिस्ट फाइनल हुई है हर एक डिपार्टमेंट की, तो वो जाके एलजी साहब के पास रखें, सीधा होम मिनिस्टर के पास रखें और उसकी अप्रूवल आए। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्योंकि ये डाटा रवि जी, ये डाटा तो तब भी कलेक्ट किया गया होगा जब एसआरओ 64 बनाया गया होगा या एसआरओ 520 की फाइलें जब बनाई गई होंगी, तब भी तो उन्होंने डाटा मांगा होगा, क्योंकि तब भी एक प्रोसेस जो है फेस मैनर में शुरू करने की कोशिश जो है की गई थी। जब गवर्नर एनएन वोरा थे तब भी 600 लोगों को जो है डेली वेजेस को पक्का करने की बात की होगी। तो ये डाटा आपको लगता नहीं कि ये डाटा तब भी कलेक्ट करने की कोशिश की गई होगी? बिल्कुल हरमीत जी, यही हम कह रहे हैं कि आप फिलहाल उस डाटा को 61,011 को लेके चलें, तो वो ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ, उसमें ज्यादा मीटिंगें करना या टाइम वेस्ट करना उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि सही कोशिश होगी।
तो ये कमेटी से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप हमदर्द हैं डेली वेजर के, अगर डेली वेजर के मसले के हल करना चाहते हो तो उसी फाइनलाइज डाटा जो ऑलरेडी अप्रूवल हुआ उसको लेके, चाहे आप केंद्र से बात करें या एलजी साहब से करें। दूसरा आपने जिक्र किया, जैसे आपने जिक्र किया टारगेट किलिंग के बारे में और हमारे डेली वेजर के बारे में, तो हरमीत जी हमें बहुत बड़ा अफसोस है इस बात का, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का कोई टीचर की डेथ हो जाए, या आम कश्मीरी पंडित की हो जाए, या किसी कश्मीरी मुस्लिम की भी हो जाए, मिलिटेंसी में, अटैक में या कोई इंसिडेंट में, तो दुख बराबर होता है। वहां शायद इन लोगों को लगता है कि अपनी इमेज बनाने के चक्कर में कि कहीं इनका फेलियर सामने ना आए, तो ये वहां पे लोगों को झूठे दिलासे देने के लिए पहुंच जाते हैं। शायद उन लोगों की कीमत ये ज्यादा समझते हैं। हम भी मानते हैं कि इंसान की कीमत कोई नहीं होती, जिस परिवार का सदस्य चला जाता है उसके लिए उससे बड़ी कीमती कोई चीज नहीं होती। बहुत अच्छी बात है किसी के दुख दर्द में अगर शामिल हो, लेकिन जम्मू वालों से इतनी क्यों एलर्जी है? डेली आसान है क्योंकि दिलासा देना बहुत आसान है। सनी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दिलासा देना बहुत आसान है, जब कश्मीरी पंडित मरता है तो कई लोग नेशनल मीडिया के जाते हैं, जो सवाल मैंने रवि हंस जी से कहा, नेता लोग जाते हैं, लेकिन डेली वेजर जब कोई मरता है, कोई सुसाइड करता है या आहत हो चुका है कि अब वो इस हालात में अपने फैमिली को नहीं पाल पा रहा, उसका हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं जा रहा। 72 महीने की तनख्वाहें जो है बंद है, 6 महीने से ऑल रिजर्व कैटेगरी के लोगों की तनख्वाहें बंद है, कश्मीरी समाज की जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनके पास रविंद्र रैना जी गए हैं, लेकिन जब 72 महीने की तनख्वाहें बंद है, और अगर मैं रवि जी गलत नहीं बोलूं तो 2015 के बाद की ये जो 70-72 की जो तनख्वाहें बंद है ये 2015 की है, मतलब पीडीपी और बीजेपी की कोalition में ये बंद है। ये बिल्कुल हरमीत जी, जितनी भी मेरी से 2015 अप्रैल के बाद है, अप्रैल के बाद बीजेपी की ही सरकार थी, चाहे केंद्र से चल रही थी चाहे स्टेट से चल रही थी। ये पेंडिंग में जो हमारा 17 महीने का है, सनी जी ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या भाजपा को या जेके-यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक डाटा वो भी इकट्ठा करने की जरूरत है, जो डेली वेजर जो रिटायर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात जिन लोगों ने सुसाइड कर दिया है, क्या वो डाटा ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन है आपको लगता है कि ये डाटा भी उनके सामने शो करना चाहिए कि आप लोगों की सरकारों ने इतना प्रताड़ित किया, इतना दुख उन लोगों को दिया कि वो उन्होंने अपने आप को मिटाना जो है आसान समझा, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि ये कमेटियां या ये एडमिनिस्ट्रेशन या ये सरकारें असल में जो है डेली वेजर को सिर्फ वोट बैंक की तौर पे ही जो है उनके साथ राजनीति की जा रही है, असल में उनके साथ होने वाला कुछ नहीं है। देखिए हरमीत जी, मैं आपको पहले से ये बात बोल रहा था कि जो हमारे डेली वेजर्स का डाटा है, चाहे वो 61,000 है, चाहे वो 30,000 है, चाहे वो 25,000 है, जिस सरकार ने, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जब करना है तो उसकी वो अंदर से कहते हैं ना गदूद निकालना, यानी कि अंदर से उसकी खाल खदेड़ना, इसका वो बहाना लगाना, इसका वो बहाना लगाना। अगर इनको करना है तो ये विद इन डेज कर सकते हैं, अगर नहीं करना ये बहाने पे बहाने लगाएंगे। और मुझे बताइए, डिप्टी सीएम जी ने बोला कि जो एलजी है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे बताइए जो हमारे मनोज सिन्हा जी इस टाइम जो उप राज्यपाल हमारे जम्मू कश्मीर के, वो पहले सांसद रहे हैं बीजेपी के, रेल मंत्री रहे हैं सेंटर में वो बीजेपी के, और सेंटर से बीजेपी ने उठा के जम्मू कश्मीर के अंदर उनको उप राज्यपाल बनाया, वो बीजेपी के ही कहने पे बने हैं। और मुझे बताइए, जब बीजेपी की सेंटर में सरकार है, एलजी जो है वो बीजेपी का है, इनकी टीम जो आप बना रहे हो वो भी बीजेपी की है, तो कम से कम इतनी पावर होते हुए इनको आज डाटे ढूंढने की पड़ी है। पहले डाटे निकाल के रखे नहीं थे क्या लोगों ने? अगर हमारे गरीब भाई डेली वेजर्स जितने भी अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या उनका डाटा रखा उन्होंने आज तक? क्या आज दिन तक कोई इनका मंत्री वहां पे गया? हाँ सही बोला आपने, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जब मरते हैं तो उनकी वहां पे शोक मनाने नहीं है, अपने आप को एडवर्टीज करने चाहते हैं। और हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का इंटरनेशनल मुद्दा है और डेली वेजर्स का सिर्फ एक इलाके का मुद्दा है, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं सेंटर में कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, और डेली वेजर्स एक आम और गरीब नागरिक है, उसके चलते उसको इग्नोर किया जाता है। अगर वहां पे कोई आज मरता है डेली वेजर, मुझे बताइए फूटी कोड़ी तकलीफ बेचारे को उसके घर वालों पे मिलती, तो आज इनको पता है कि जो रोड पे चलने वाला कीड़ा है उसको पांव से मिस लो, तो ऐसा काम जो है वो डेली वेजर्स के साथ किया जाता है। लेकिन मुझे बताइए, इनोसेंट किलिंग आज की डेट में भी वैसे कंटिन्यू है, और दिल्ली में आके
लोगों से सुनने का पड़ता है कि शायद कश्मीर में माहौल बड़ा अच्छा हो गया है। मैंने बोला आप भी एक बार आइए और देखिए, हर 2 दिन के बाद जब वहां पे इनोसेंट किलिंग होती है, चाहे हमारे भाई मरते हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे बाहर के हमारे भाई मरते हैं, लेकिन कौन मरता? अपना हिंदुस्तानी। तो कहाँ की आपने कहीं ना कहीं किया वहां पे? कहीं ना कहीं जो मौत हो रही है वो इस समय इंसानियत की मौत हो रही है सबसे ज्यादा बिल्कुल कश्मीर के अंदर, चाहे वो मुस्लिम मर रहा है, चाहे वो सिख मर रहा है, चाहे वो हिंदू मर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वहां का नॉन लोकल लेबर जो है, मजदूर, उसको भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। यूएनओ को भी बाहर बाहर से घुमाया जाता है। उनको दिखाना चाहिए कि बेसिक चीज और बेसिक प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में क्या हो रही है। और दिल्ली में किसी को यह भी नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली विजिटर्स हैं उनका क्या वहां पे हाल है, यहां तक नहीं पता। सेंटर के अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है, लेकिन हम इसको उजागर करेंगे, चाहे हमारी इनोसेंट किलिंग्स है कश्मीरी पंडित भाइयों की, चाहे डेली विजिटर्स की हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की हो, हम इसको उजागर करेंगे। और यहाँ पे गोदी मीडिया जो अपने अपने मसले मिसाइल को लेकर सिर्फ उनको छुपाया जाता है, लोकल मीडिया जो है वो यहाँ पे ओपन नहीं करते, हम ओपन करवाएंगे। आज की डेट में मेरी फेसबुक पे स्ट्राइक मानते हैं अगर मैं सनी जी, तो रखना ओपन। सनी जी आप मानते हैं, आप इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन ये चीजें जो आज आप दिल्ली में बात कर रहे हो कि दिल्ली के लोगों को जो जम्मू कश्मीर के जो अहम मुद्दे, जो ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, जो एजिटेशंस चल रही हैं, उनकी कोई नॉलेज लेवल नहीं है? क्या इसका कहीं ना कहीं जो अगर बोला जाए तो क्या नेशनल मीडिया को इसका आप ठहराना चाहते हैं? क्या ठहराएंगे कि वो इन चीजों को कवर नहीं करती? कश्मीरी पंडित का मसला को जरूर कवर किया जाता है, लेकिन किसी डेली वेजर का मसला कवर नहीं किया जाता। आज की डेट में जंतर मंतर के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो है वहां पे प्रदर्शन हुआ, लेकिन नेशनल मीडिया वहां पे एक भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सरकार के खिलाफ बात करेंगे। और मुझे बताइए, नेशनल मीडिया के अंदर सिलेक्टिव बंदे चुने जाते हैं जो उनकी बोली, उनकी भाषा बोलेंगे। हम जैसे बंदों को बिठाए जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाले होंगे, जो सेकुलर बात करने वाले होंगे, बिठाओ ना हमें, हम बताते हैं फिर क्या सच है क्या झूठ है। और अमित शाह जी हमारे दौरे पे आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ उन्हीं को पता है कि डेली विजिटर्स का इशू क्या है। छोटे तबके किसी को नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे हालात क्या है। मुझे बताइए, वहां पे हमारे मंत्रियों ने उनको डल की हवा खिलवा दी, रजौरी का पानी पिला दिया, लेकिन मसले कहां हल किए उन्होंने? क्यों नहीं किए? हमारे डेली विजिटर्स हमारे लोग कश्मीरी पंडित भाई आज तक सफर कर रहे हैं पिछले 30-25 सालों से, वो क्यों नहीं उसका हल हो रहा? कमेटियां गठन करने से क्या कर लोगे आप? पहले क्यों नहीं कमेटियां? जब आपकी सरकार थी तब नहीं आप कर पाए, तो आज आप कमेटियां गठित करके क्या कर पाओगे? मुझे बताओ। अगर आखिरी सवाल सनी जी, आखिरी सवाल जो है मैं आखिरी सवाल जो है आप तीनों से, क्योंकि आप तीनों लोग इन चीजों के साथ जुड़े हो, ये आखिरी सवाल मैं आप लोगों से, तीनों से पूछना चाहूंगा और तीनों से जवाब भी इस बात का लेना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों से माफी जरूर मांगना चाहूंगा, और वो मेरी ही फर्टर्निटी के लोग हैं, क्योंकि ये कमेटियां जो बनाई गई हैं, ये कमेटियां, क्योंकि ये अहम सवाल मैंने कहीं मीडिया में किसी को ये सवाल पूछते हुए नहीं सुना, इसलिए जो अभी वीडियो देख रहे हैं मेरे फर्टर्निटी के लोग, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और जो इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। क्या ये कमेटी जो 19, 20, 25 के बीच में कमेटी बनाई गई, उनकी मीटिंग नवंबर 10 तारीख को क्यों की गई? क्या हिमाचल के चुनाव जरूरी है या जम्मू कश्मीर के मसले जरूरी हैं? क्या वो डेली वेजर के हल करने, जिन कमेटियों को बनाया गया था डेली वेजर्स के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए बनाया गया था, और उसके बाद जो एनवाईसी या रैबरे के लिए, रैबले जंगलात के लिए जो कमेटियां बनाई गई थी, उनकी मीटिंग जो होनी चाहिए थी नवंबर महीने में, वो अक्टूबर महीने में, वो नवंबर की 9-10 तारीख को की गई। इस देरी को आप क्या मानते हैं? और ये जो रिपोर्ट बोलने की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कि ये हिमाचल के बाद कहीं भाजपा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि इस समय भाजपा के नेताओं की दौड़ जो है वो हिमाचल और गुजरात की तरफ जो है वो ज्यादा चल रही है, तो क्या लग रहा है, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, क्या रिपोर्ट गुजरात इलेक्शन और उसके रिजल्ट के बाद ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी? तो क्या 200 दिन के लिए आप दोनों ग्रुप, जो डेली वेजर और जो कश्मीरी पीएम पैकेज के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये गुजरात के चुनावों के बाद रिपोर्टें आती हैं और आपका फैसला आता है, तो 200 दिन की जो एजिटेशन है ये आपकी चलने के लिए पूरी तैयार है, और आप तैयारी पूरी कर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं?
मैं रवि जी सबसे पहले आप पे इसका जो है रुझाव चाहूंगा। हरमीत जी, पहली बात तो ये है कि जो पैनलिस्ट हमारे साथ आज जुड़ने वाले थे वो जुड़े नहीं। अफसोस है इस बात का जुड़े कि सर, जिनको वो जुड़े, मैं एक चीज आपको बोल दूं, वो जुड़े, लेकिन मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है और वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैंने आपके डेली वेजर्स के हर एक, श्यामलाल शर्मा जी से मेरी बात हुई थी कल, किसी वजह से नहीं हमारी डिबेट हो पाई। आज वो किसी मसले से मसरूफ थे इसलिए नहीं, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। श्याम चौधरी जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। मनकोटिया जी बैठे, लेकिन उन्होंने बिना आपके सवालों के जवाब दिए बिना चले जाना डिबेट से। मैं कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर मैंने उनको बिठाया था आपके डिबेट में, आपके सवालों के जवाब, आपकी कमेटी क्या कर रही है, कहां तक उसका फैसला जो है वो पहुंचा रही है, रिपोर्ट कहां पहुंचेगी, उसके लिए बिठाया था, लेकिन वो बिना ही कुछ बताए हुए इस डिबेट से चले गए, तो कहीं ना कहीं उसका मुझे जरूर मलाल रहेगा। मैं वही कह रहा था कि अगर वो लोग रहते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, आपने जिक्र किया तो एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि हम इस कमेटी के ऊपर भरोसे नहीं बैठे हैं, इसके भरोसे पे नहीं बैठे हैं। अगर हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट को ढीला किया है तो वो डिवकाम साहब के कहने पे किया, और जो एक कमेटी के साथ हमारी बातचीत चल रही है जो डिवकाम साहब की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो हम उनके कहने पे थोड़ा सा हमने ढिलाई बरती हुई है प्रोटेस्ट में। खत्म हमने किया नहीं, ना हम करेंगे। पहले दिन से क्लियर है, या टर्मिनेशन या रेगुलाइजेशन। आज भी हमारा क्लियर स्टैंड है, दिन 200 लगे या 300 लगे, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और 300 दिनों तक हमें जाने की नौबत नहीं आएगी। गुजरात के बाद जम्मू में चुनाव है, ट्रेलर हमने दिखा दिया था अमित शाह जी की रैली में। क्या होने वाला है बीजेपी के साथ, ये हमने ट्रेलर बता दिया। बीच में एक नेशनल मीडिया का जिक्र आया, तो मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है। नेशनल मीडिया बिक चुका है। हमारे पार 20 दफ्तर के पार 20 लोगों का प्रोटेस्ट होता है, दुनिया भर का नेशनल मीडिया कवर करता है, लेकिन 10 फुट की दूरी पे 10 फुट की दूरी पे 5000 6000 लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। और 10 फुट की दूरी आपके तो ऑफिस के सामने जहां पर आप धरने पे बैठे हैं, वहीं सामने बजरंग दल वाले जब प्रोटेस्ट करते हैं, पूरा नेशनल मीडिया वहां पर पहुंचा होता है। सर सेम डे हो रहा था, सेम टाइम हो रहा था, लेकिन 6-7 हजार लोगों को कवर नहीं किया, उनको कवर कर लिया। 2 बार ये इंसिडेंट हुआ है, 1 अगस्त को और 29 जून को। हमने देखा जिस दिन अमित शाह जी की रैली थी, जब हमने वहां मुर्दाबाद के नारे लगाए, नेशनल मीडिया ने कवर करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उनको वहां नहीं आने दिया। हमारे कुछ साथियों ने वीडियो बनाई और रास्ते में हमारा किसी नेशनल मीडिया के चैनल पे हमने उनको दिया, और उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि न्यूज बेशक आप दे दो ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो चलेगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो कोई चलाएगा। तो जो लोग एक स्लोगन देते हैं कि गोदी मीडिया, तो वो कहना बिल्कुल जायज है। नेशनल मीडिया हमें कवर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम सरकार की तारीफ कभी नहीं करेंगे। मैंने अर्नब गोस्वामी को कई बार मेल किया, सुधीर चौधरी को कई बार मेल किया, आज तक वालों को कई बार मेल किया, लेकिन एक बार हमारी आप हर एक छोटे छोटे इशू पे आजम खान की भैंसें गुम हो जाती हैं तो वो नेशनल न्यूज बनती है। लेकिन डेली वेजर पिछले 28 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहा, बेचारे कई परिवार उजड़ गए। एक बार डिबेट करवा दो, एक बार हमें मौका दो, लेकिन आज तक किसी ने मौका नहीं दिया, जिससे साबित होता है ये सारे लोग बिक चुके हैं। हम शुक्रगुजार हैं जम्मू के लोकल मीडिया का, और एक दो जो बड़ा चैनल है जैसे जेके चैनल है, टेक वन चैनल है, जो कोशिश करते हैं हमारी खबर लगाने की। लेकिन बाकी नेशनल मीडिया जो है, इससे भगवान बचाए। और मैं अपने सभी डेली वेजरों से भी कहना चाहूंगा कि जितना बहिष्कार हो सकता है इन चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। और रही कमेटी की बात, तो कमेटी के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, वो भी विद इन डेज। आपकी ईमानदारी। अब एक चीज जरूर हुई है इस कमेटी के बनने से, आज बीजेपी की साख दांव पे लग चुकी है ये कमेटी फ्रेम होने से। अगर बीजेपी इस मसले को लिंगरान करेगी तो बीजेपी को यह सोच लेना चाहिए, कल सिर्फ डेली वेजर को जवाब नहीं देना है, कल मीडिया भी सवाल पूछेगा, आम जनता भी सवाल पूछेगी कि अगर आज, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि केंद्र में हमारी ही सरकार है, तो आपकी सरकार होते हुए अगर आप लोग ये मसला हल नहीं करवा पाओगे तो फिर वोट लेने का, आपको वोट देने का फायदा क्या रहेगा? आप आने वाली सरकार बनाने का मतलब क्या रह जाएगा? फिर आप इससे बेहतर होगा आप इलेक्शन कंटेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। रूबन जी क्या कहना चाहेंगे? नेशनल मीडिया को लेकर सवाल कर रहे थे आप लोग, तो नेशनल मीडिया के लिए एक अहम मुद्दा हो,
चाहे छोटी सी शीख भी आ जाए कश्मीरी पंडित समाज में, तो नेशनल मीडिया अपने बड़े बड़े कैमरे लेकर वहां पहुंच पाता है। लेकिन आपकी इतनी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने को लेकर, सेंटर तक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और इनफैक्ट कश्मीरी पंडित और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरा हिंदुस्तान छोड़ के पूरी दुनिया जिसको देखती है। लेकिन क्या आखिरी वोट बटोरने तक, जब तक वो आखिरी वोट जो है वो बटोर नहीं लिया जाएगा कश्मीरी पंडित समाज से या कश्मीर से, क्या लग रहा है आपको कि ये जो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी, आतंकवाद का अंत जो है वो कभी हो पाएगा? देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक और विषय में बात करना चाहता हूं आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले। देखो, होप नेवर डाइज, वी आर लिविंग बाय होप। जो कमेटी बनी है, हमें भरोसा है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमारे मसले को हल करेगी। अगर नहीं होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटेस्ट को बंद करने वाले हैं। हमने प्रोटेस्टर्स को, हम काफी कोशिश में है कि हमने इंटैक्ट प्रोटेस्ट को रखा, और हम चाहते हैं कि तब तक प्रोटेस्ट चले जब तक ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। हम आज तक 12 साल हमने वैली में काम किया, हम सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पर ही रहे। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे, वो जब हमारे वहां हमसे मिल रहे थे, चाहे वो ट्रांजिट कैंपस में या जो लोग अकोमोडेशन पर रहते थे उनसे मिलते थे, तो एक दो चीजों पर, विषय पर बातें होती थी। एक बात ये होती थी कि आपके पास बेसिक एम्यूनिटीज हैं, तो मुझे लगता था बेसिक एम्यूनिटीज को फुलफिल करना ये गवर्नमेंट का दायित्व था, ये बात हमसे नहीं पूछनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे दिल की दर्द है, जो पेन है, वो हमें कभी 12 साल कश्मीर में नहीं पूछा गया है। मतलब एक बात का मैं उदाहरण दूंगा कि क्या आपको यहाँ 12 साल एडजस्टमेंट हुई, क्या आपको सोशल एक्सेप्टेंस यहाँ है, इन चीजों के बारे में हमें कभी कहा नहीं गया। इसका हमें काफी दर्द है। दूसरी बात में आपने जो लोग आपसे, जिनसे आप मिलते हैं, जो लोग आपको आश्वासन देते हैं कि कश्मीर में हालात बिल्कुल सही है, सुरक्षा है पूरी, आप यहां पर आकर नौकरी करें, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, क्या उन सभी अधिकारियों से, उन सभी नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी से जो अपना वास्ता रखते हैं, क्या आपने कभी उनको बोला है कि अपने एसपीओ छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और कश्मीर के अंदर एक बार चक्कर लगाइए? अपनी जो वीआईपी गाड़ी, जो लाल बत्ती वाली गाड़ी, और जो 5-10 गाड़ियां आपके साथ चलती हैं, और जो 10-15 एसपीओ आप जेड सिक्योरिटी के अंदर खुद घूमते हैं और हमें गोली के आगे करने के लिए ख्याल करते हैं, तो क्या आप लोगों से यह सवाल नहीं करते कि सर, जब आप अपनी सिक्योरिटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, आप अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं, तो जिनको तो लेटेस्ट थ्रेट तक जो है वो दी जा रही है कि आप काफिर हो, आप कश्मीर को छोड़ दो, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? देखो, जिस तरह एक ऑप्शन है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, तो यहाँ कोई भी टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम एम्प्लॉयज भी अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। हम कोई कम नहीं है हमारे अपनी फैमिली के लिए। तो इसलिए सिक्योरिटी के माध्यम, अगर हम सिक्योरिटी अपरेट्स को देखेंगे तो दोनों के लिए वो एक बराबर है। हमने इस बात को, हमारे एम्प्लॉयज ने टाइम इस बात को कहा है, ऑफिसर्स को, चाहे वो किसी भी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थे या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको इस चीज को बताया कि आप देखिए सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है। क्योंकि देखो, मैं ग्राउंड लेवल पर 12 साल से बात कर रहा हूँ, और कश्मीरी पंडित जो है ये टेररिज्म का शिकार हुआ है 1990 में, और शायद वो जो माइंड सेट है वो आज भी इंटैक्ट में। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हमें लग रहा है, देखो, जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, हम वहां की हवा जो है, वहां की जो पल्स है, उसको पहचानते हैं। इसलिए हम ये हमेशा कह रहे हैं कि जो है ना, कहते हैं ना, कमिंग शैडो बिफोर द आइपर। तो इसलिए हमने बार बार, ये आज की बात नहीं, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि 12 मई के बाद जो इंसिडेंट हुआ वहां, उसके बाद ये सीनियरो अब बदल गया है कि किलिंग हुई है। मगर हमने सक्सेसफुल गवर्नमेंट से लगातार, मैं पहुंचा पिछले 12 साल से सेंटर में, स्टेट में, शायद भी कोई पॉलिटिशियन थे यहाँ, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, अभी तो एक सवाल मैं बीच में करना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल जो है पीछे दिन काफी ये उठा कि जो 15 फैमिली, जो पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई, वहां से 15 फैमिली जो है रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में पहुंची अपनी माइग्रेशन को लेकर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का ये कहना कि सर्दियां आई हैं, सर्दियों के दौरान जो है कश्मीर में रहा नहीं जाता, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, छुट्टियों के लिए आए हुए हैं। कितनी सच्चाई मानते हैं इस बात पर आप? देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कश्मीरी पंडित है वो वहां पर जो है वो खौफजदा है, इसमें कोई शक नहीं है, डरे हैं। अगर मैं डर रहा हूं वहां, तो दूसरा भी जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित हैं, वो भी वहां पर डर रहे हैं। जिस फैमिली, जो 32 साल जिस फैमिली से, फैमिली कश्मीरी पंडित वहां से नहीं निकले हैं,
नहीं निकले हैं। अगर उसके बाद किलिंग्स हो रही है तो आप देखें तो उनको ये दुख लग रहा है कि 32 साल के बाद भी जो हमने जान दी है, शायद हमने गलती की है कि हम क्यों नहीं उसी समय, जिस समय पूरा यहाँ से एक्सोडस हुआ था, उस समय हम क्यों नहीं भागे। हमारी भी बातें उनके मतलब साथ आपका हुई ये हैं। कहना है कि वो 1990 के दौरान में उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, तब ऐसे हालात थे, तब भी उन्होंने हौसला रखा, लेकिन आज के आतंकवाद ने और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ बर्ताव कर रहा है, सुरक्षा ना देने में कहीं ना कहीं असमर्थ रह रहा है, असफल हो रहा है, उसको लेकर आज खौफ जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो सोच रहे हैं कि शायद 30 साल पहले चले गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, मैं यहाँ आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं, वो हमारे इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो इसलिए डाइवर्ट करना चाहते हैं, शायद एलजी साहब उनसे पूछे कि जो आपको पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए काम दिया गया था, आपके सिक्योरिटी के रिलेटेड, वागुन के रिलेटेड, आप क्यों विफल रहे उसमें? वो एलजी साहब का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो क्यों है? वो हमें प्रेशर टैक्टिक्स, मतलब शहरी बंद, ट्रांसफर कर रहे हैं एम्प्लॉयज की इस वक्त। इस इशू में आप देखिए, जब ऐसे हालात हैं, ट्रांसफर एम्प्लॉयज की कर रहे हैं, उनको अनऑथराइज्ड एक्सप्लेनेशन की, ताकि जो रियल इश्यूज है वो अपने जो फेलियर्स हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, हमने इनकी साइरीज बंद किया ताकि हम शोर इसी पर करें और असली इशू पर न करें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो मेन डिमांड है, मेन डिमांड ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसमें विफल हो गए। मैं चाहता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो इसमें खुद देखे, पूरे इशू को देखे और जो ऑफिसर्स हैं उनको ये अकाउंटेबल बनाए कि ऐसे हालात क्यों बने कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को फिर से वैल्यू जो है उनको छोड़नी पड़े, और जो हमारी सैलरीज और बाकी इश्यूज हैं उनको, सैलरीज को इशू जो है इमीडिएटली जो है वो रिलीज करे, और जो बाकी इश्यूज है उनको भी एड्रेस करे। लेकिन मेन जो डिमांड है वो अभी इमीडिएटली है, जो अटैचमेंट है जम्मू की। जब हम ये बात करते हो तो हम विद सेना साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। अभी जो वातावरण है कश्मीरी पंडित को लेकर, हो सकता है कि कश्मीर का एनवायरमेंट का हर एक के लिए फिजिबल है, लेकिन कश्मीरी पंडित को लेकर जो अभी वो सिचुएशन नहीं है वहां, मुझे लगता है सरकार को इसमें हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए। कश्मीरी पंडित को लेकर अभी वो हालात जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो छलावा दिया जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा है, लेकिन कश्मीरी समाज वहां पर आज भी खौफजदा है। आए दिन वहां पर हम जो है ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कश्मीरी समाज को जो है, जो जम्मू के लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात अगर 2 मिनट छोड़ भी दूं, लेकिन जो नॉन लोकल, जो मजदूर, जो बाहर से लोग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं, हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन मजदूरों तक को जो है सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो जो पिछले 30 साल से सुरक्षा का एक अहम मुद्दा लेकर बैठा हुआ है कश्मीरी पंडित, उनको किस तरह से दी जाएगी? सनी जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा और उसके बाद में आखिरी सवाल जो है, जो आखिरी जो क्लोजिंग जो है वो रवि हंस जी से करना चाहूंगा। सनी जी, क्या मानते हैं ये जो कमेटियां बनाई गई, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैंने मांगा था, क्या मानते हैं कि कमेटी जो है जब बनाई गई, लेकिन कमेटी की मीटिंग जो है वो 10 तारीख या 9 तारीख को ली गई, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? अब हरमीत जी कमेटी मैं भी बनाऊंगा, मैं भी एक 10 बंदों की कमेटी बना के बोलूंगा जम्मू कश्मीर के जितने मसले मिसाइल है मेरे पास आ जाए, मैं कमेटी बना के उसको चलाऊंगा। कमेटियां बनाने से क्या काम होगा? कमेटियां आप 10 बना लो जम्मू कश्मीर के अंदर, हल एक भी नहीं होगा। ये तो मजाक बना के रख देंगे कमेटियों के पास। आओ, अपना लेटर लेके आओ, अपने मेमोरेंडम लेके आओ, अपनी बातें लेके आओ, लेकिन फिर से वही का वही मजाक रहेगा। मुझे बताइए, कमेटी क्या कांग्रेस नहीं बना सकती? कमेटियां क्या पीडीपी नहीं बना सकती? कमेटियां क्या एनसी नहीं बना सकती? कमेटियां क्या अपनी पार्टी नहीं बना सकती? कमेटियां हर एक पार्टी बना सकती है। लेकिन इस तरीके का जो मजाक है वो एक ही करने वाले हैं, आपको पता जम्मू कश्मीर में कौन कर रहे हैं। अगर जिसको काम करना है वो विदाउट कमेटी भी कर सकता है। मुझे बताइए, मुझे रवि हंस जी से वोट लेना नहीं है, मुझे रोपन जी से वोट नहीं लेना, मैं जम्मू कश्मीर के मसले यहाँ क्यों उजागर करने आया हूं? मैंने कौन सी कमेटी बनाई? मैं क्यों इनकी आवाज यहाँ पे उठा रहा हूं? मुझे क्या ये पैसे देंगे? मुझे क्या तनख्वाह मिलेगी? मुझे दर्द है जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए, मुझे पेन है मेरे डेली वेजेस भाइयों के लिए और मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज में आपको वहां कश्मीर के लिए वहां पे रिहेबिलिटेट अपने करने के लिए भेजा, आप खुशी से झूम उठे कि अब हम अपने वतन, अपने घर जाएंगे। लेकिन वहां जाके फिर से वैसा दौर आपने देखा, तो वो कौन सा आपने पाप किया? और मुझे बताइए, पैसों के लिए कौन गोली के आगे अपना छाती जो है वो तान के रखे कि मुझे गोली मारो और पैसे दे दो? ये कौन ऐसा इंसान है जो ऐसे काम करेगा? और मुझे बताइए, जब हालात वहां पे ठीक नहीं थे तो इस तरीके की इनको वहां पे बलि का बकरा क्यों बनाने के लिए भेजा वहां पे? और रही बात हमारी कमेटियों की, कमेटियां ये एक नहीं 1000 भी बना लें, जिसने काम करना है वो बिना कमेटी के भी हमारी पब्लिक की आवाज उठा के काम करके देगा। ना कि कमेटियां बना के अपने ग्रुप बांट के आ जाओ हमारे पास, हमने अब लंगर लगा दिया है, लंगर में जो खाना चाहते खा लो आगे।
ये कुछ नहीं है, ये मजाक बना के रखा जम्मू कश्मीर को। और उसके सिवा अब जैसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूथ, आप मुझे बताइए 5 साल से कौन सी रिक्रूटमेंट इन्होंने पूरी की जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है वो खुशी से झूमे। और मुझे बताइए जो नौकरियों के सिवाय उनको नशे के टीके तक उनके हाथ में आज पकड़े हुए हैं, जो नशे कर करके वहां पे जो अपनी जान गंवा रहे हैं। मुझे बताइए ये जम्मू कश्मीर के हाल बना दी इन लोगों ने। और सिर्फ कमेटियां इनको सूझ रही है, कमेटियां, इलेक्शंस। हाँ मुझे पता है अभी हिमाचल में इलेक्शन हुई है, अभी गुजरात में है। अगर आपको गुजरात और हिमाचल देखना है तो जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हो आप बैठ के? आप जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल हल करो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद वोट देने आपके पास लोग घरों में आएंगे। लेकिन आप लोग अपना घर देखते नहीं तो बाहर जाके आप नाचना शुरू कर देते हो। तो इसलिए कमेटियां बनाना बंद करो। काम करना है तो बिना कमेटी के भी जाके सेंटर में जाके आप आवाज उठाओ अपनी कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मिसाइल की बात करें, उनको पूरा करें। और हमारे जो लोग हैं जो आज बहुत ही परेशान है वो खुशी से झूमे। और आपको वहां पे किसी के पास जोली फैलाने ना जाना पड़े, खुद वोट डालने आपके पास लोग आएंगे, ये आप खुद देख लेना। चलिए, ये उम्मीद जो है वो उम्मीद जो डेली वेजर्स और कश्मीरी पंडित समाज, ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी या जितने भी हमारे जम्मू के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये उम्मीद शायद सबने जो है जताई हुई है। और कहीं ना कहीं उम्मीद जो है भाजपा से जरूर लगाई हुई है, क्योंकि उसका मेन अहम कारण यह है कि सेंटर के अंदर जो है वो भाजपा की सरकार है। तो जो देने वाली सरकार है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी उसी से ही जो है जताई जाएगी। लेकिन अब वो उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, या वोटों की राजनीति की जाती है, या बाकी स्टेट्स के इलेक्शंस को ज्यादा अहमियत देकर इन मुद्दों को अभी और लिंगर ऑन किया जाता है और इनको आगे खींचा जाता है और कोशिश इनके आगे और मुश्किलों का सामना इनको करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि अभी तो सिर्फ 160 164 दिन हुए हैं, अभी तो 200 दिन भी हैं। और उनको पता है, प्रोटेस्टर्स ने तो पहले ही बोल दिया कि हम 200 छोड़ के 300 दिन भी होगा, लेकिन घर वापसी जो होगी वो पॉलिसी के बिना नहीं होगी। रवि जी, क्या आखिरी रुझाव आपसे चाहूंगा जल्दी जल्दी कि आखिरी रुझाव कि आखिर अगर अब रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी तो इसके आगे क्या है? अगर ये कमेटी भी कुछ नहीं कर पाई और जो डिवकॉम की कमेटी जो है अगर उसमें भी टाइम बाउंड कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, तो किस तरह से आगे आपका एजिटेशन जो है आगे का रुख लेगा? हरमीत जी, इस कमेटी पे हम डिपेंड नहीं है। मैंने पहले कहा हम सिर्फ डिपेंड है जो आधिकारिक गवर्नमेंट की एक कमेटी है डिवकॉम साहब की तरफ से बनाई गई है, हम उसके रिस्पांस पे हैं। और विद इन डेज हम एक मीटिंग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बुलाने वाले हैं, जिसमें अगला प्रोग्राम हम 2-3 दिन के अंदर अंदर अगला प्रोग्राम भी अनाउंस कर देंगे। क्योंकि अगर वहां से हमें लगा कि वो कमेटी हमारे लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास तो इससे भी और पहले तो एक कंपनी बाग बंद हुआ था, नेक्स्ट अभी 3-4 और भी बड़े बड़े कंपनी बाग जैसे स्टेशन है। तो पहले एक किया था, अब 3-4 करेंगे। हमारे पास तो कैडर भी है और हमारा डेली वेजर तैयार भी है। हमें तो डिस्ट्रिक्टों से पहले ही लोग कह रहे हैं। लेकिन हम सरकार को भी, अगर सरकार ने एक कदम बढ़ाया तो हम सरकार को मौका दे रहे हैं। कल सरकार ये ना कहे कि हमने आपसे मौका मांगा था, हमने दिया नहीं। रवि जी, आपके जो प्रोटेस्ट हैं कहीं ना कहीं अब उन प्रोटेस्टों की अगर मैं बात करूं तो स्टेट डिपार्टमेंट अलग प्रोटेस्ट कर रहा है, इरिगेशन अलग कर रहा है। जो पीडीडी डेली वेजर्स, जो 12,000 डेली वेजर का जो बात की गई थी, अब ये भी सामने आ रहा है कि वो भी जो है सरकार के इस लॉलीपॉप का जो शिकार नहीं होना चाहते, वो भी अपनी एजिटेशन जो है वो करने के लिए तैयार है। तो ये चारों तरफ से जो घेराव जो है वो कर रहा है, क्या लग रहा है कि इन घेरावों से पॉलिसी लेने में आसानी जल्दी हो पाएगी? बिल्कुल होगी हरमीत जी। ये पीडीडी का आपने जिक्र किया, लगभग 7 महीने हो गए और एलजी साहब का बयान है, एलजी साहब ने अप्रूवल दी है कि 12,000 पोस्टें पीडीडी डिपार्टमेंट को दे दी। 7 महीने से एक भी पोस्ट अभी पीडीडी विभाग तक नहीं पहुंची है। वो पता नहीं कौन सी ट्रेन में वो पोस्टें आ रही हैं जो अभी तक पहुंची नहीं। इसी तरीके के 2 बार हमारे डेली वेजर के लिए एलजी साहब 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा कर चुके हैं और पिछले ही 10 सितंबर को एक कनक्लेव के अंदर उन्होंने खुद बयान दिया था कि मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि डेली वेजर का क्या करना है। लेकिन आज लगभग 2 महीने हो गए, आज तक उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इसीलिए मैंने पहले जैसे कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई है, उनको इलेक्शन तक लिंगर ऑन करने की कोशिश जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। इलेक्शन तक बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है
कि ये इस मुद्दे को लड़का के इलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर, पहले भी इनसे हम कई बार कह चुके हैं कि ये जितना दिन ब दिन हमारा प्रोटेस्ट लंबा जा रहा है, तो ये जितनी नफरत पैदा हो रही है लोगों के अंदर, तो वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हो रही है। और जितनी नफरत बढ़ती जाएगी उतना इनको मुश्किलात आएंगी। अगर ये लास्ट में जाके कर भी देंगे तो फिर शायद इनको जो डेली वेजर है वो फिर भी इनके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये समय रहते जिन वोटों को बटोरने की कोशिश, जो लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, अगर नफरत बढ़ती चली जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं एंड टाइम पे जब वोट लेने की बारी आएगी तो नफरत के आगे वोट की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं कम पड़ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि।